Hello guys, welcome to the YouTube channel of Senior. We are a community जहाँ पे कॉन्टेस्ट वगैरह डिस्कस करते हैं और डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट 101 लेट कोड का कॉन्टेस्ट है ये। आज कंपैरेटिवली कॉन्टेस्ट इजी आया था, मे बी बिकॉज मंथ का फर्स्ट कॉन्टेस्ट है इसलिए। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फॉर्म स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम टू एरेस। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको टू एरेस गिवन है, नम्स 1 एंड नम्स 2। तो आपको एक नया नंबर बनाना है उन दोनों नंबर्स को, दोनों एरेस में से नंबर्स को कंबाइन करके जो स्मॉलेस्ट हो, और वो नंबर दोनों एरेस में प्रेजेंट होना चाहिए। लाइक इसमें प्रेजेंट है 413 और इसमें है 57, 5 एंड 7। तो दोनों में से अपने को स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, दोनों को कंबाइन करके। तो स्मॉलेस्ट नंबर बना 15, यहाँ से 1 उठा लिया एंड यहाँ से 5, तो 15। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, सेकंड टेस्ट केस देखते हैं। इसमें 3526 और 317। तो इनमें से 3 यहाँ भी प्रेजेंट है, 3 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो 3 ही रिटर्न कर दिया। तो सिंपल इजी प्रॉब्लम थी ये। तो दो एरेज बना ली फ्रीक्वेंसी की स्टार्टिंग में, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2, और फिर नंबर्स फाइंड कर लिए उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ जो दोनों में प्रेजेंट है। फिर बिकॉज इसमें कंस्ट्रेंट्स गिवन थे कि 1 से लेकर 9 तक ही प्रेजेंट है, तो लूप चला लिया 1 से 9 तक का और देख लिया अगर कोई ऐसा नंबर है सिंगल डिजिट नंबर जो दोनों में प्रेजेंट है तो वही रिटर्न कर दिया, बिकॉज वही स्मॉलेस्ट होगा। अगर अपने कोई डबल डिजिट बनाते हैं तो दोनों को कंबाइन करके बनाएंगे तो वो ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। तो इसलिए प्रेजेंट है तो रिटर्न कर दिया। और इन केस अगर प्रेजेंट नहीं है कोई सिंगल डिजिट नंबर दोनों के अंदर, तो अपनों ने एक नंबर बना लिया 1 और 2, स्टार्टिंग में इनिशियलाइज -1 कर दिया दोनों को, और फाइंड कर लिया जो फ्रीक्वेंसी 1 में प्रेजेंट है स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो 1 में चला जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी 2 यानी कि सेकंड एयर में प्रेजेंट है स्मॉलेस्ट नंबर, वो 2 में चला जाएगा। तो अगर 1 बड़ा है तो 2 को आगे रख के नंबर जो बनेगा वो रिटर्न कर दिया, और अगर 2 बड़ा है तो 2 को पीछे रख दिया। तो ये कोड पासिंग कोड है, चेक कर सकते हैं। होप सो इजी थी, आपको समझ आ गया हो कि दोनों में से नंबर उठाने थे मिनिमम। बस। और सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम थी कि फाइंड द सबस्ट्रिंग विद मैक्सिमम कॉस्ट। You are given a string S and a string chars of distinct characters and an integer vals of the same length as chars. The cost of substring is the sum of values of each character in the substring. The cost of an empty string is considered 0. The value of the character is defined in the following way. If it is present in the chars, its value is given. Otherwise, for A we consider 1, for B we consider 2. तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है S और एक कैर स्ट्रिंग गिवन है और उसकी वैल्यू है। तो जो कैर्स में वैल्यूज हैं वो उसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू उनकी गिवन है वैल्स एरे के अंदर। जैसे कि जो डी की वैल्यू है वो इसमें है -1000, और जैसे इसमें ए प्रेजेंट नहीं है तो ए की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। इसमें गिवन है कि ए की 1 होगी, बी की 2, सी की 3 एंड सो ऑन, जेड की 26। तो डी की वैल्यू -1000 होगी, तो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें अपने को मैक्सिमम वैल्यू की सबस्ट्रिंग निकालनी है। तो देखेंगे कि इसमें ए डी ए था, तो ए डी ए, तो ए की वैल्यू तो है 1 और डी की वैल्यू है -1000। तो अगर सबस्ट्रिंग निकाले तो सबस्ट्रिंग क्या क्या होंगी, ए हो गया, डी, एक तो ए होगी, डी होगी, ए डी होगी, ए डी ए होगी, ए होगी। तो ऐसे करके सबस्ट्रिंग बन जाएंगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी 1, डी की वैल्यू क्या होगी -1000, ए डी की वैल्यू क्या होगी -1000, 1 और फिर -1000। तो ये टोटल हो जाएगा -99। ए डी की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस -1000 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -998। ए की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस 1 इक्वल्स 2। तो अपने देख सकते हैं कि जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना सभी सबस्ट्रिंग्स में से, तो वो आ रही है 2। तो इसलिए इस केस में से 2 रिटर्न हो जाएगा। अब एबीसी देखते हैं। तो एबीसी में तीनों की वैल्यू ही -1 -1 है। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो एम्प्टी सबस्ट्रिंग की वैल्यू है वो होगी 0। यही लिखा था। then its value is the cost of an empty substring is considered 0। तो यानी कि अपना मिनिमम आंसर, जीरो तो आंसर होगा ही होगा, उससे बड़ा वैल्यू हो सकती है पर जीरो तो होगा ही होगा। तो इस केस में देखें तो कोई भी ऐसी एबीसी के केस में देखें तो ए बी और सी स्ट्रिंग गिवन थी, तो ए की वैल्यू -1, बी की भी -1 और सी की -1। तो इसमें जो मर्जी स्ट्रिंग ले लें अपने, तो उनमें -1 आएगा ही आएगा, तो लेस देन वैल्यू 0 हो ही जाएगी। तो इसलिए इस केस में 0 आंसर होगा।
तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें कदानी एल्गोरिथम लगनी थी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कोस्ट एरे बना लेते हैं 26 साइज की, कैर साइज की, और इनिशियलाइज सभी को, जो कोस्ट आई की वैल्यू है, आई मीन जो ए पे वैल्यू होगी वो i+1, इट मीन 1 होगी, जो बी पे वैल्यू होगी वो i+1, यानी कि बी का इंडेक्स 1 होता है तो वो 2 हो जाएगी, तो सी की 3, तो इनिशियल ऐसे कर दिया अपनों ने। और फिर जो वैल्यूज गिवन थी वो अपडेट कर दी अपनों ने, जैसे डी की वैल्यू -1000 थी तो वही कर दिया अपनों ने, कोस्ट ऑफ कैर साई -a, तो उस पोजीशन में जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। अब अपनों को इसमें बेसिकली कदाने लगानी है। तो कदाने क्या कहती है कि पहले तो एक सबस्ट्रिंग तक की वैल्यू निकाल दो, और अगर उसमें मैक्सिमम वैल्यू अपनी बन रही है ऐड करने के बाद तो उसे ऐड कर दो, और अगर इनकेस नहीं बन रही है तो वही रहने दो। या फिर इस केस पे अपने पास एक ऑप्शन था जीरो का, क्योंकि इसमें जीरो तो वैल्यू होगी ही होगी, तो इसमें एक जीरो वैल्यू एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो इसमें बस वो कदाने लगा दी, टेम्परेरी मैक्स वेरिएबल ले लिया, जीरो इनिशियलाइज जीरो से कर दिया, मैक्स जीरो से कर दिया। तो टेम्परेरी मैक्स की जो वैल्यू होगी एक पोजीशन पे क्या हो सकती है, या तो जीरो होगी, या फिर कोस्ट ए यानी कि जो उस करंट करंट पोजीशन पे जो करेक्टर है उसकी कोस्ट होगी, या फिर जो पीछे से वैल्यू चलती आ रही है उसमें करंट कोस्ट को ऐड कर दे तो या तो वो होगी। तो इनमें से जो भी मैक्स वैल्यू होगी वो टी मैक्स में स्टोर हो जाएगी, और जो करंट मैक्स होगा वो मैक्स इक्वल टू टी मैक्स और उसका मैक्स हो जाएगा। तो ये सिंपल केदारनाथ एल्गोरिथम की मतलब एक तरह से वेरिएंट प्रॉब्लम कह सकते हैं, काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये। तो बस ये एक्सेप्टेड कोड ही है, बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम है, मेक k sub arrays sum is equal. You are given a zero indexed integer array and an integer k array is circular. In other words, the first element is the next element of the last element, and the last element of the array is the previous element of the first element. Pick any element from ARR and increase or decrease it by one. Return the minimum operation such as sum of sub arrays equal to. Okay. तो इसमें मतलब ये कह रखा है आप लोगों को कि आप लोगों को एक एरे गिवन है, और आप लोगों को के लेंथ की हर स्ट्रिंग हर सब एरे का सम जो है वो इक्वल करना है। जैसे कि अगर इसमें के लेंथ की सब सब एरेस निकाल ले अपने, तो क्या क्या होंगी, 1 4 4 1 1 3 एंड 3 1। तो अगर मैं इसको आपको लिख के दिखाऊं तो जो वैल्यूज होंगी, एक बार से टेस्ट के साथ रहने देते हैं, 1 4 1 3। तो जो सब एरेस होंगी वो होंगी 1 4, एक होगी 4 और 1, एक होगी 1 और 3, और एक होगी लास्ट एलिमेंट की और फर्स्ट एलिमेंट की। तो ये चार सब एरेस बनेंगी सर्कुलर के अंदर। तो अगर आप लोग इनका सम निकालो तो क्या आएगा, इसका सम आएगा 5, इसका सम आएगा 5, इसका सम आएगा 4, इसका सम आएगा 4। तो ये डिफरेंट सम सारे टू साइज की सब एरेस के, क्योंकि इसमें अपने को टू गिवन है, जबकि आप लोगों को चाहिए कि सम इक्वल करना है। तो सब एरेस का सम कब इक्वल हो सकता है, तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो बस इसमें इतना सा था कि जो आईएस पोजीशन पे एलिमेंट है, जो आईएस पोजीशन पे एलिमेंट है और जो आई प्लस के पोजीशन पे एलिमेंट है, उन दोनों को इक्वल करना है, मेक देम इक्वल। बस ये इसमें ऑब्जर्वेशन थी एक जो आप देख सकते हैं। तो बस इसमें अपनों को करना क्या है कि आप लोग को आई को आई प्लस के से कनेक्ट कर देंगे अपने। तो इसी तरह अपने सभी करेक्टर एलिमेंट्स निकालेंगे, क्योंकि जो आई प्लस के होगा, जो आई प्लस के होगा वो भी तो आई प्लस टू के से कनेक्टेड होगा ना। तो यूं ही तो आई बेसिकली आई प्लस टू के से भी कनेक्टेड हो गया, तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड हो गए। तो हालांकि इसमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स मैंने ग्राफ बना के फिर इन कनेक्टेड कंपोनेंट्स निकाल लिए, हालांकि ये ओवर किलिंग है, इसको दूसरे मेथड भी हो सकते हैं, पर हाँ इससे आपको लॉजिक इजीली समझ आ जाएगा कि वैल्यूज को कनेक्ट करके और उन्हें बस इक्वल पुट कर देना है। तो जैसे ये टेस्ट केस देख लेते हैं अपने, ये टेस्ट केस था, तो इसमें 1 4 से, तो देखिए तो 1 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, और जो 3 है वो 4 से कनेक्टेड है। तो जो 1 है वो 1 से ही कनेक्टेड है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है, तो इसलिए इनको इक्वल करने के ऑपरेशन कितने होंगे, 0। और जो 3 है वो 4 से कनेक्टेड है, तो इनको इक्वल करने के ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, या तो 3 को 1 इंक्रीज कर दो या फिर 4 को 1 इंक्रीज कर दो, तो ऑपरेशन 1। तो इस केस में जो आंसर है वो 1 हो जाएगा, और इस केस में जो आंसर है वो 1 ही है, बिल्कुल। ये अप्रोच, ये टेस्ट केस देख लेते हैं 2 5 5 7, और इसमें के 3 है। तो जो टेस्ट केस है 2 5 5 7, और जो इसमें के है वो 3 है। तो जो 2 है वो अटैच है अपना 7 से, और जो 5 है वो अटैच है 2 से।
तो देखेंगे अगर अपने 3 साइज की सब एरेस को, तो जो सब एरेस बनेंगी वो बनेंगी 2 5 5 5 5 7। इनका सम देखे तो आ रहा है अपने पास 12 और इसका सम देखे तो आ रहा है अपने पास 17। तो देखिए आप देखिए 5 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 इन्होंने सबको इक्वल कर दिया, बाद में किया। पहले अगर सब एरेस बनाए तो 0 से करेंगे तो ये आएगी, यहाँ से करेंगे तो ये आएगी, यहाँ से करेंगे तो 5 7 और 2 आएंगी, तो 5 7 और 2 आएंगी। तो इनका सम बन जाएगा 7 और 2 9, 9 + 5 14। और यहाँ से करेंगे लास्ट से करेंगे तो 7 2 5 7 2 5, तो 7 7 14। तो इसमें भी सबका सम जो है वो डिफरेंट आ रहा है, तो वही अपने फिर उनको लिंक कर देंगे थर्ड आई एस एलिमेंट को और आई एस एलिमेंट को आई प्लस के। इस केस में जो के है वो 3 है, तो आई और आई प्लस 3 को लिंक कर देंगे। तो इसमें जो लिंक होंगे वो होंगे 2 लिंक होगा अपना 2 0 था, 0 + 1 0 + 2 0 + 3 7 से। और जो 5 होगा वो लिंक होगा 0 1 तो 2 से। और जो ये 5 है ये होगा 7 2 5 ये 5 से। और इस केस में जो है ये 7, तो ये होगा 1 2 3 इस फिर 5 से। तो इसमें अगर देखेंगे तो सभी एलिमेंट्स आपस में ही लिंक है, तो ये चारों एलिमेंट्स आपस में ही लिंक हो जाएंगे। तो जो इसमें लिंक्ड एरे बनेगी वो बनेगी 2 5 5 5 7। अब आप लोग को एरे में जब अपने ऑपरेशन कर सकते हैं या तो +1 कर सकते हैं या फिर -1 कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि अगर एरे के सभी एलिमेंट्स को इक्वल करना है तो पहले तो एरे का मीडियन निकाल लेंगे। जैसे इस केस में जो मीडियन आएगा वो 5 आएगा, और फिर सभी एलिमेंट्स को मीडियन की इक्वल कर देंगे। जैसे अगर 2 को 5 बनाना चाहें अपने तो कितने ऑपरेशंस में होगा, 3 ऑपरेशंस में। 5 को 5 बनाएंगे तो 0 ऑपरेशंस में, 5 को फिर से 5 बनाएंगे तो 0 ऑपरेशंस में, 7 को 5 बनाएंगे तो 2 ऑपरेशंस में। टोटल ऑपरेशन कितने होंगे अपने पास 5। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा 5 5। होप सो आपको समझ आ गया होगा। एक और टेस्ट केस देख लेते हैं जो यहाँ पे दिख रखा है, ये वाला टेस्ट केस। इस केस में जो k है वो 2 है अपना। तो अगर इसमें अपने देखना चाहें तो बेसिकली जो 8 है यहाँ पे वो 5 से लिंक है और ये 5 आगे 8 से लिंक है। तो जो इसमें लिंक डायरेक्ट बनेगी वो बनेगी 8 5 से लिंक है और 5 फिर सॉरी एक सेकेंड, ये जो 8 अपना है वो 5 से लिंक है और 5 आगे 8 से लिंक है। जो दूसरी लिंक डायरेक्ट बनेगी वो 2 9 से लिंक्ड है और 9 10 से लिंक्ड है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो मीडियन आएगा इसका, इसको पहले सॉर्ट कर देंगे तो 5 8 8। तो जो इनका मीडियन आएगा वो 8 आ जाएगा। तो सभी को 8 बनाना चाहेंगे अपने, तो 5 को 8 बनाना चाहेंगे तो अगर अपने तो कितने स्टेप्स में बनेगा वो 5 को 8 बनाना है तो कितने स्टेप्स में 3 में। 8 पहले से 8 है 0, तो इस केस में स्टेप्स कितने लगे अपने को 3। और इस केस में देखिए तो मीडियन 9 है, तो मीडियन 9 है। तो अगर मीडियन 9 आ जाता अपना तो 2 को 9 बनाना हो तो 7 स्टेप्स में, 9 को 9 तो 0 स्टेप्स में और 10 को 9 बनाना हो तो 1 स्टेप में। तो इस केस में टोटल स्टेप्स कितने लगे अपने को 8। तो इस पूरे एरे को मतलब इस पूरे सब एरे का सम इक्वल करने के कितने स्टेप्स लगेंगे अपने पास, टोटल 8 यहाँ पे लगे 3 यहाँ पे लगे, तो टोटल स्टेप्स लगेंगे अपने 11। तो इस केस के बाद अपने सब इसको एरे को भी अपडेट करके देख लेते हैं। तो जो अपडेटेड एरे होगी, अपडेटेड एरे जो होगी वो होगी 8, 2 को अपने 9 बना दिया था, 5 को अपने 8 बना दिया था, 9 9 ही था, 8 और फिर 9 10 को 9 बना दिया था। तो इसमें देखिए 2 साइज की एरेज का सम क्या आ रहा है, 8 और 9 का सम कितना आएगा, वही सभी सेम एरेज है 8 9 9 8 8 9 9 8 8 9 9 8। तो सभी एरेज का सम सभी सब एरेज का सम के साइज का इक्वल आएगा। तो बस तो आपका अप्रोच समझ आ गई होगी करेक्टेड कंपोनेंट्स निकालने के साइज के और उनमें फिर अपडेट करता जाएंगे वैल्यूज। तो बस वही कर रखा है मैंने। तो यहाँ पे पहले तो एक एरे का साइज निकाल लिया, फिर ग्राफ बना लिया एन वेक्टर एन साइज का, फिर ग्राफ आई में पुशबैक कर दिया आई प्लस के मॉडुलस एन का ध्यान रखने क्योंकि सर्कुलर एरिया है तो उसको इंक्लूड करना है। तो बस ये ग्राफ बना लिया। फिर यहाँ पे करेक्टेड कंपोनेंट्स निकालने की एल्गोरिथम है।
तो मैंने यहाँ पे सभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स को एक स्टोर कर लिया एक अलग से वेक्टर ऑफ वेक्टर्स में। तो अब इसमें मेरे पास सारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स आ जाएंगे। इसमें मैं करंट कंपोनेंट डाल रहा हूँ, मैं इनिशियलाइज स्टार्टिंग में क्लियर कर रहा हूँ कनेक्टेड कंपोनेंट निकालने से पहले। और यहाँ पे मैं जो पुश बैक कर रहा हूँ तो वो एरे का वर्टेक्स ही कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं एरे की वैल्यूज ही पुश बैक कर रहा हूँ कनेक्टेड करंट कंपोनेंट के अंदर। तो मतलब जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स में वेक्टर बनेगा वो अपने पास एरे की वैल्यूज का ही बनेगा। तो बस अब अपनों ने वही निकाल लिया। तो अपने पास आ चुके हैं सभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो उनमें अपनों ने काउंट निकाल लिया। यहाँ पे मैंने फंक्शन बना दिया अलग से कि ये एक वेक्टर है अपने पास। तो वेक्टर की वैल्यूज को इक्वल करने का आपने देख ही लिया था, तो ये फंक्शन है। इक्वल कैसे करनी है, सबसे पहले सॉर्ट कर देंगे एरे को, फिर एरे का मीडियन निकालेंगे, वो होगा ARR(n-2). ये एरे का मीडियन होगा क्योंकि साइज n है, तो जो मीडियन है वो मीडियन में ही लाई करेगा। तो फिर अपने हर वैल्यू को एरे की मीडियन इक्वल पुट कर दिया और फिर रिटर्न कर दिया अपने काउंट। तो बस बेसिकली ये अपना थर्ड क्वेश्चन था। होप्स आपको समझ आ गया होगा। कंपैरेटिवली इजी था, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स आई थी काफ़ी आज के कॉन्टेस्ट में। ठीक है, अब प्रॉब्लम 4, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही स्टैंडर्ड आएगा। इसमें अपने को शॉर्टेस्ट साइकिल निकालनी थी ग्राफ के अंदर। शॉर्टेस्ट साइकिल निकालनी थी ग्राफ के अंदर, तो एक बाई डायरेक्शनल ग्राफ। तो इस प्रॉब्लम में अपने को शॉर्टेस्ट साइकिल निकालनी थी ग्राफ के अंदर। तो इसमें अपने सिंपल क्या करा कि जैसे ये एक अपने पास ग्राफ गिवन है, तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं जिनमें साइकिल है, जैसे एक 2 1 0 और एक 3 4 5 6। तो इस केस में साइकिल का साइज तो 3 है और इस केस में साइकिल का साइज 4 है, तो मिनिमम साइकिल का साइज कितना होगा 3, तो 3 रिटर्न कर दिया। जैसे ये टेस्ट केस है, इसमें साइकिल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इस केस में रिटर्न क्या कर दिया -1, क्योंकि साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो इसका अप्रोच है तो वो बेसिकली ऐसे है कि अपनों ने ना जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो 1000 तक की हैं, तो काफ़ी छोटे कंस्ट्रेंट्स थे। तो अपने हर नोड पे जाके चेक कर सकते हैं कि वो जिस साइकिल का पार्ट है तो वो जो साइकिल है उसका साइज मिनिमम है या फिर नहीं। तो जैसे कि अगर अपने इसमें 6 पे जाएं तो 6 जिस साइकिल का पार्ट है उसका साइज 4 है, 3 जिसका पार्ट है उसका साइज भी 4 है। तो अपने इसी तरह हर नोड पे जाके चेक कर सकते हैं। इस केस में जिस साइकिल का पार्ट 2 है उसका साइज 3 है। तो ये तीनों जिस साइकिल का पार्ट है उन तीनों केस में जो आंसर आएगा वो मिनिमम साइकिल जाएगी। तो अपन बस वही चेक कर रहे हैं। अब चेक कैसे कर रहे हैं, तो बेसिकली अपने यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ बना लिया, और अगर साइकिल एग्जिस्ट करती है किसी ग्राफ के अंदर तो अपने किसी नोड पे जाएंगे, वो भी डिफरेंट पेरेंट्स के थ्रू। जैसे कि अगर इस केस में साइकिल एग्जिस्ट करती है तो अपने 6 से 4 पे जा सकते हैं, और 4 पे 3 के थ्रू भी जा सकते हैं, 5 के थ्रू भी जा सकते हैं, बिकॉज साइकिल एग्जिस्ट करती है ग्राफ के अंदर 6 से स्टार्ट करते हुए। तो इस केस में देख लेते हैं, तो जो 2 है 1 पे जा सकते हैं, जो 0 है, जो 2 है उससे उसके थ्रू अपने 0 पे भी जा सकते हैं और 1 के थ्रू भी 0 पे जा सकते हैं। तो इस केस में साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो बस अपने उसी का कोड लिख लिया कि अपने हर नोड हर इंडेक्स पे जाके हर नोड पे जाके देखेंगे 0 से n तक। तो सबसे पहले डिस्टेंस एरे बना ली और सभी स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दिया कि n सभी वैल्यूज तक जाने का डिस्टेंस ith नोड के थ्रू 1 है। फिर अपने बेसिकली BFS से कराइए, तो क्यू बना ली डाटा स्ट्रक्चर, क्यू में पुश कर दिया आई को, यानी कि ये रूट नोड है बेसिकली स्टार्टिंग नोड जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस आई स्टार्टिंग में 0 है, यानी कि आई से आई तक जाने का डिस्टेंस जो है वो 0 है। और जो अपनों ने यहाँ पे एक पेरेंट वेक्टर लिया है, इसके थ्रू अपने चेक कर रहे हैं कि ग्राफ के अंदर साइकिल एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं, क्योंकि अगर बाई डायरेक्शनल ग्राफ है तो आपने अगर किसी नोड पे जा रहे हैं, तो अगर 2 डिफरेंट वेज में जा रहे हैं यानी कि 2 डिफरेंट पेरेंट्स के थ्रू जा रहे हैं, तो यानी कि उस केस में साइकिल एग्जिस्ट करती है। ये तो बेसिकली तो बस अगर अपने 2 डिफरेंट पेरेंट्स के थ्रू एक सिंगल नोड पे पहुंच रहे हैं, तो यानी कि वहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट करती है। और डिस्टेंस कैसे निकाल रहे हैं, जैसे 6 का 3 से डिस्टेंस 1 है और 3 का 4 से डिस्टेंस 2 है। तो अगर हम दोनों का डिस्टेंस मिला के देखें तो 6 से 3 फिर 3 से 4, और फिर आपको वापस 4 से 3 और 3 से 6 पे जाना है। तो ये कैसे निकालेंगे कि आपने पहले 6 से 3 का डिस्टेंस निकाल लिया और फिर 6 से 4 का निकाल लिया, प्लस 1 कर देंगे क्योंकि वहाँ पे एक 3 से 6 का डिस्टेंस रह जाएगा। तो बस वही कर रखा अपनों ने यहाँ पे। स्टार्टिंग में अगर डिस्टेंस चाइल्ड 1 है तो डिस्टेंस का चाइल्ड बढ़ा दिया अपनों ने, आई मीन डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया चाइल्ड तक पहुंचने का पेरेंट से +1 का, और पेरेंट का चाइल्ड मार्क कर दिया नोड। और अगर 1 नहीं है तो यानी कि आपने उस नोड पर ट्रेवल्स कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये कंडीशन लगा दी आपने कि पेरेंट का जो चाइल्ड है वो डिफरेंट हो, इट मीन्स कि साइकिल एग्जिस्ट करती है, यानी कि अपने एक नोड पे 2 डिफरेंट पेरेंट्स के थ्रू पहुंच रहे हैं।
तो उस केस में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो होगा मिनिमम डिस्टेंस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनिमम डिस्टेंस और डिस्टेंस ऑफ चाइल्ड प्लस डिस्टेंस ऑफ नोड प्लस 1 जो आपको मैंने एक्स्ट्रा बताया था ये वाला। जैसे कि अगर अपने 6 से 3 पे गए फिर 3 से 4 पे गए तो जो डिस्टेंस होगा वो 6 के 3 प्लस 6 से 4 प्लस ये 3 से 6 रह जाएगा तो उसके लिए 4 1 और ये 4 तक का 2 और फिर 3 से 6 का 1 तो टोटल 4 तो इस केस में 4 आ जाएगा डिस्टेंस। तो बस तो इस केस में 4 आ जाएगा। तो यूं ही अपने हर नोड के लिए चेक कर रहे हैं कि वो जिस साइकिल का पार्ट है वहां तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना है और इन केस अपना मिनिमम डिस्टेंस अपडेट नहीं होता है यानी कि साइकिल एग्जिस्ट ही नहीं करती ग्राफ में तो उस केस में रिटर्न -1 वरना रिटर्न मिनिमम डिस्टेंस। तो ये था लास्ट प्रॉब्लम फिनिश। होप सो आपको एक्सेप्टेड होप सो आपको प्रॉब्लम समझ आ गई होंगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड सब्सक्राइब टू सीनियर। थैंक यू।